हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान की उद्देशिका। अभी देखो, प्रेम्बल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था यूएसए में, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रेम्बल। अमेरिका का संविधान ऐसा पहला संविधान था जो कि प्रेम्बल के साथ शुरू होता था। और ये आप देख सकते हैं, ये अमेरिका का संविधान दिया हुआ है जिसमें मेंशन किया हुआ है वी द पीपल, और आगे जो पूरा पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है यही जो है अमेरिका के संविधान का प्रेम्बल है। The term preamble refers to the introduction or preface to the constitution. It contains the summary or essence of the constitution. यानी कि जो preamble होता है वो एक तरह से introduction और preface होता है किसी भी constitution का, और इसके अंदर जो पूरा constitution है उसकी summary या फिर essence हम देख सकते हैं उसमें झलकती है। इसके अलावा एन ए पालकीवाला, एन एमिनेंट jurist और constitutional expert, कॉल्ड द प्रेम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है, तो आपको याद रखना है एन ए पालकीवाला ने प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। यानी कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जेएल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था, और उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे जो आज का हमारा प्रेजेंट डे प्रेम्बल है उसको बनाया गया है। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946 विच एडेड द 3 न्यू वर्ड्स। यानी कि इसको, ये जो हमारा प्रेम्बल है इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड किया जा चुका है 1976 में, और इस अमेंडमेंट के जरिए 3 न्यू वर्ड्स जो हैं प्रेम्बल के अंदर ऐड किए गए हैं, और ये 3 न्यू वर्ड्स हैं हमारे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 न्यू वर्ड्स जो हैं ऐड किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा प्रेम्बल दिया हुआ है, ये आपको हो सके तो आप इसे याद कर लें, जो इसके मेन मेन वर्ड्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को हम क्या कह देंगे, नागरिकों को यहाँ पे जस्टिस देंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टेनिटी। जस्टिस हो गई हमारी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर लिबर्टी हम देंगे थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इस तरह से इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समता या कहें समानता और प्राप्त करने के लिए। फिर फर्टर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सभी में व्यक्ति में गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली या बंधुता को बढ़ाने के लिए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयरबाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, और इसी दिन इसको बोला जाता है कि इस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया था। तो ये इनेक्टमेंट डेट या कहें एडॉप्शन की डेट हमारी जो है वो 26 नवंबर 1949 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका एक तरह से प्रेम्बल हो गया। इसके अंदर जो मेन मेन वर्ड्स हैं, मेन मेन वर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 5 वर्ड्स यहाँ पे मेन है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये हमारा एक तरह से जो नेचर ऑफ स्टेट है, यानी हमारा जो देश है वो किस तरह का है, उसका नेचर क्या है वो दर्शाता है। इसके अलावा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, ये जो मेन वर्ड्स है, की वर्ड्स जो है, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो आप वहाँ पे करेक्ट कर सकें। इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रेम्बल यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रेम्बल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। द प्रेम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि जो ताकत कॉन्स्टिट्यूशन को मिलती है वो अथॉरिटी जो है वो मिलती है पीपल ऑफ इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के लोगों ने खुद को दिया है। वी द पीपल इनेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इससे पता लगता है इट डिक्लेयर्स दैट इंडिया टू बी अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। यानी कि इंडिया का जो स्टेट होगा उसके अंदर ये जो नेचर है वो आपको मिलेगा कि हम एक सॉवरेन कंट्री होंगे, सोशलिस्ट कंट्री होंगे, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक।
इसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है कि हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी जो है ये इसके ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा डेट ऑफ अडॉप्शन इसमें मेंशन किया हुआ है कि 26 नवंबर 1949 जो है डेट ऑफ अडॉप्शन है। तो ये सारे जो है इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रेम्बल हैं। अब जो मेन मेन की वर्ड्स हैं उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है सॉवरन। द वर्ड सॉवरन इम्प्लाइज दैट इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट द इंडिपेंडेंट स्टेट। यानी कि जो इंडिया है वो किसी और कंट्री के अंडर नहीं आता और ना ही किसी और कंट्री का आदेश मानता है। इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और सारे डिसीजन इंडिया के अंदर सिर्फ इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसी के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। देर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट, यानी कि भारत सरकार के ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं होगी। एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि सभी आंतरिक और जो बाहरी कार्य होंगे वो सारे कार्य करने के लिए इंडिया जो है वो स्वतंत्र होगा, वो किसी और का ऑर्डर मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि जो यूएन वगैरह की जो ट्रीटीज वगैरह होती हैं तो वो भी तो हम साइन करते हैं, तो एक तरह से यूएन के अंडर आते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो यूएन की ट्रीटीज हमने साइन की है वो अपनी इच्छा अनुसार की है, कोई कंपल्सन नहीं है किसी भी कंट्री के ऊपर या कहीं इंडिया के ऊपर किसी भी ट्रीटी को साइन करने के लिए। तो क्योंकि ये कंपल्सन नहीं है, हमने अपनी इच्छा अनुसार किया है, तो इसलिए इन ट्रीटी को साइन करने के बावजूद भी जो इंडिया है वो एक सॉवरेन कंट्री रहता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोशलिस्ट। द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, ऑल्सो नोन एज अ स्टेट सोशलिज्म। अब देखो सोशलिस्ट का मतलब, अगर आपने मार्क्सिस्ट फिलोसफीज पढ़ी है तो सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो स्टेट होगा उसके पास सारे रिसोर्सेज होंगे और स्टेट जो है रिसोर्सेज को सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन जो इंडिया का सोशलिज्म है वो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और ये जो आपका कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है उससे थोड़ा अलग है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है कि हम जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में फेथ रखते हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर भी होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा और दोनों सेक्टर्स जो है वो को एग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड, दोनों अपने अपने काम जो है वो करेंगे। इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। जो इंडिया का सोशलिज्म है वो एक तरह से ब्लेंड है मार्क्सिज्म का और गांधीज्म का, लीनिंग हैवली टुवर्ड्स द गांधीयन सोशलिज्म। और इसमें भी अगर आप देखें तो जो गांधीयन सोशलिज्म है उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है, जो मार्क्सिस्ट का सोशलिज्म है उसकी तरफ झुकाव जो है वो कम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेकुलर। सेकुलर का मतलब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, दैट इज all the religions in our country irrespective of their strength have the same status and support from the state। अब देखो जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म होता है उसका मतलब क्या है कि स्टेट जो है वो रिलीजन से दूर रहेगा, यानी स्टेट जो है बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजन में और ना ही रिलीजन को सपोर्ट करेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं रिलीजन को नेगेटिवली देखेगा स्टेट रिलीजन को, कि रिलीजन जो है वो कम से कम एग्जिस्ट करे। लेकिन जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सभी जो रिलीजन्स है उसको सपोर्ट मिलेगी फ्रॉम द स्टेट्स। बस जो ये सपोर्ट होगी वो सभी रिलीजन्स को इक्वल मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, उनकी संख्या कितनी भी हो। सभी जो रिलीजन्स है उसको सेम स्टेटस मिलेगा और सेम सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द स्टेट। तो ये जो है हमारा एक तरह से बोल सकते हैं इंडियन टाइप ऑफ सेकुलरिज्म है। फिर हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन द प्रेम्बल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर जो पावर है, जो सुप्रीम पावर है वो पीपल के हाथ में, लोगों के हाथ में, और जो लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग लीडर्स को चुनते हैं या पॉलिटिशियंस को चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करती है। तो जो सुप्रीम अथॉरिटी है इंडिया के अंदर वो है पीपल। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो है हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट है रिपब्लिक। इन अ रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड, दैट इज फॉर एग्जाम्पल यूएसए। यानी कि रिपब्लिक का मतलब क्या है कि उस देश का जो हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इलेक्टेड होगा। अब ये इलेक्शन हो सकता है आपका डायरेक्टली इलेक्टेड हो या फिर हो सकता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। जैसे यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसी तरह से अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन क्योंकि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कैसा भी इलेक्शन हो, अगर इलेक्शन के थ्रू जो
हेड ऑफ द स्टेट है वो आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे रिपब्लिक। तो क्योंकि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन के थ्रू हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट आते हैं, तो यहाँ इंडिया जो है एक रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन किया हुआ है, इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड दैट कॉल्ड प्रेसिडेंट, ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फिक्स पीरियड ऑफ 5 ईयर। यानी इंडिया के अंदर जो इलेक्टेड हेड हैं वो हैं प्रेसिडेंट, और इनको जो है 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है फॉर फ्रॉम इनडायरेक्ट इलेक्शन। अ रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स 2 और मोर थिंग्स, यानी कि जो रिपब्लिक होता है उसमें ये बातें भी होनी चाहिए। पहला, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन द सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। यानी कि रिपब्लिक के अंदर कोई भी किंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे अगर आप यूके के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे अभी भी जो मोनार्की वाला सिस्टम है वो चल रहा है। तो ये जो रिपब्लिक होता है उसके अंदर कोई भी किंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होगी वो हमेशा पीपल यानी कि लोगों के पास होगी और किसी सिंगल इंडिविजुअल के पास नहीं होगी। दूसरा, द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड हैंस ऑल पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि किसी रिपब्लिक कंट्री के अंदर कोई प्रिविलेज क्लास नहीं हो सकती, और जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सभी के सभी ओपन होंगे कॉमन सिटीजन्स के लिए। कोई भी सिटीजन जो है उन पब्लिक पोस्ट पे या उन पब्लिक ऑफिस में बैठ सकता है। उस पर बैठने के लिए, किसी पब्लिक पोस्ट पे बैठने के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये जो 5 कीवर्ड्स हमने पढ़े ये दर्शाते हैं हमारे नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी कि इंडिया का नेचर क्या है, स्टेट का नेचर क्या है, कि हम एक सॉवरन कंट्री हैं, एक सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा देश जो है एक रिपब्लिक है। तो ये जो 5 वर्ड्स हैं ये शो करते हैं हमारे नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। फिर नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा जस्टिस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल में जस्टिस के 3 टाइप के दिए हुए हैं। द आइडियल ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। यानी कि जो रशिया में रेवोल्यूशन होता है 1917 में, उससे हमने ये 3 जो प्रिंसिपल है जस्टिस के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इसको अडॉप्ट किया है। अब देखो किसी भी कंट्री में जो पॉलिटिकल जस्टिस होता है उसको देना उतना कंपैरेटिवली हार्ड नहीं होता, क्योंकि आपको ये सारा लीगल मैटर है कि आपको लीगल राइट्स लोगों को देने हैं, उससे आप पॉलिटिकल जस्टिस जो है लोगों को दे पाएंगे। लेकिन जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देना है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी फंड्स चाहिए होते हैं इसके लिए। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का पार्ट है वो डीपीएसपी में दिया हुआ है, क्योंकि जो डीपीएसपी वो नॉन जस्टिसेबल है। सोशल जस्टिस डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन द कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। यानी कि सोशल जस्टिस का मतलब है कि किसी भी सिटीजन्स के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा, कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, रेस के बेस पे, रिलीजन के बेस पे एंड सेक्स के बेस पे। तो आप यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का मन में क्वेश्चन आता है कि कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन को दिया जाता है, तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया कुछ अलग है। वो जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, राइट टू इक्वलिटी, उसके अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारा इकोनॉमिक जस्टिस है, कि सभी लोगों के बीच जो आय की समानता है वो लाने की कोशिश की जाए, तो वो हमारा इकोनॉमिक जस्टिस है। पॉलिटिकल जस्टिस इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन्स हैव द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। यानी सभी सिटीजन्स के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हों, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट। सभी पॉलिटिकल ऑफिस में बैठने का इक्वल हक हो और इक्वल वॉइस हो इन द गवर्नमेंट। सरकार में उनकी जो बात है वो एक तरह से समान रूप से पहुंचनी चाहिए। तो ये हमारा है जस्टिस का सिद्धांत। फिर हमारी लिबर्टी। द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। अब जो लिबर्टी की डेफिनेशन कई बार आ जाती है, तो लिबर्टी की डेफिनेशन का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, कि जो कोई भी रिस्ट्रेन है वो किसी व्यक्ति पे ना लगाया जाए, तो वो हमारी लिबर्टी कहलाती है। एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। यानी कि लिबर्टी के साथ साथ उनको, हर एक इंडिविजुअल को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। ये मतलब है लिबर्टी का। द प्रेम्बल सिक्योर्स ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यानी कि इंडिया का जो प्रेम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, उसके अंदर जो लिबर्टी दी गई है वो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। फिर हमारा दिया हुआ है इक्वालिटी। द टर्म इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजन फॉर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेज जो है किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नहीं दिया जाएगा,
और सभी को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, सभी इंडिविजुअल्स को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और उन अपॉर्चुनिटीज़ में उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। द प्रेम्बल सिक्योर्स ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि इंडिया के जो प्रेम्बल है उसके अंदर सभी सिटीजन्स को इक्वलिटी दी गई है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। फिर फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि भाईचारा को बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर जो सिंगल सिटीजनशिप है वो दी गई है कि सभी जो इंडिया के जितने भी सिटीजनशिप है वो पहले इंडिया के सिटीजनशिप है, कोई भी महाराष्ट्र का या बिहार का या दिल्ली का या यूपी का पहले नहीं है, वो सभी के सभी जो हैं इंडिया के सिटीजन्स है। ऑल्सो द फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है जो आर्टिकल 51A में जो मेंशन किया हुआ है, say that it shall be a duty of every citizens of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional और sectional diversities। यानी कि जो इंडिया के सभी सिटीजन्स हैं उनकी एक ड्यूटी है कि वो सभी लोगों के बीच में हार्मनी जो है वो हार्मनी की स्पिरिट जो है जो ब्रदरहुड है उसको फैलाएंगे, और किसी भी रिलीजन, लिंग्विस्टिक बेसिस या रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ के बीच में उसको नहीं लाएंगे, यानी कि सभी के सभी जो लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और रीजनल ग्रुप्स हैं वो आपस में मिलकर ब्रदरहुड जो है उसको फैलाएंगे, फर्टिनिटी को फैलाएंगे। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसके अंदर नोट्स आपको इसी तरह से बनाने हैं कि आपके जो कीवर्ड्स हैं इन कीवर्ड्स का आपको मतलब पता होना चाहिए, जो 42nd अमेंडमेंट हमारा हुआ है उसके बारे में पता होना चाहिए, इसके अलावा 2-3 फैक्ट्स और हैं वो आपको पता होना चाहिए जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रेम्बल है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग 2-3 केसेस हैं, इन केस लॉज को आपको याद रखना है। बेसिकली आपको केस लॉज याद रखेंगे तो आपको पेपर में अगर कोई इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू आता है तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले 1960 में यानी कि 1960 में एक केस हुआ बेरीवाल यूनियन का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रेम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके रिगार्डिंग लंबी डिबेट है, लेकिन पूरी डिबेट हम नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिक बेसिक यहाँ पे पढ़ लेंगे कि 1960 में बेरीवाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर 1973 में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है, केस अनंत भारती का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर 1995 में एक और केस होता है LIC ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अगेन बोलता है कि प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Like any other part of the constitution, the preamble was also enacted by the constituent assembly, कि बाकी सभी पार्ट्स के तरह ही जो प्रेम्बल था वो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा ही उसको इनेक्ट किया गया था, बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। और ये तब इनेक्ट किया गया था जब पूरा का पूरा संविधान लिख दिया गया। आप इसको इस तरह से देखें, कोई भी आप बुक लेते हैं या कोई भी आप नोटबुक लेते हैं, कोई कॉपी आप लेते हैं, तो उसमें आप देखेंगे बुक्स में सबसे पहले एक प्रीफेस दिया होता है। इसी तरह से कॉपी में आप देखेंगे तो कुछ आगे जो है या पीछे जो है बुक के कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है, कुछ कोट्स लिखा होता है। तो अब कहने की मतलब ये है कि क्या ये जो कोट्स हैं या फिर जो ये प्रीफेस दिया हुआ है क्या इसको हम बुक का पार्ट माने या ना माने। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो प्रेम्बल दिया हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे आगे लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माने या ना माने। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जो ये प्रेम्बल है इसको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनेक्ट किया है और पूरा प्रेम्बल बनाने के बाद इसको लिखा गया है, यानी सोच समझ के इसको पास किया गया, तो इसलिए हम इसे प्रेम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। द प्रेम्बल इज नदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉट द प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। जो ये प्रेम्बल है इससे ना ही तो लेजिस्लेचर को कोई शक्ति मिलती है और ना ही ये जो प्रेम्बल है उनको प्रोहिबिट करता है कोई भी लेजिस्लेशन बनाने से। इसके अलावा इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि इसके द्वारा इसके जो प्रोविजंस है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फिर अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। तो आपने जैसे देखा 42nd अमेंडमेंट किया जा चुका है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है उसको अमेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ द प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स। तो देखो जो हमारा केशवानंद भारती केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन दी कि जो गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन कोई भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स में चेंजेस लाए। लॉजिक सुप्रीम कोर्ट का ये था कि कोई भी
डॉक्यूमेंट जो है, जैसे एक मकान बनाने के लिए जब उसमें आप अमेंडमेंट करते हैं तो उसमें इसका मतलब ये है कि कुछ उसमें गड़बड़ी है उसको ठीक कर दे। अगर कोई दीवार खराब हो रही है तो उसके ऊपर दोबारा से प्लास्टर करवा दे, पेंट खराब हो रहा है पेंट करवा दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी पूरी बिल्डिंग तोड़ के फिर नई बिल्डिंग बनाएंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर रहे, आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास है, पार्लियामेंट के पास नहीं है। इसलिए पार्लियामेंट सिर्फ ऐसे अमेंडमेंट कर सकता है जो बेसिक फीचर्स को डिस्टर्ब ना करें। अगर कोई भी अमेंडमेंट बेसिक फीचर को डिस्टर्ब करेगा तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे एनजेक को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो एनजेक था वो एक तरह से वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर खतरा था, तो इसलिए उस सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है, इसके अलावा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है, बस जो बेसिक फीचर्स हैं उनको अमेंड नहीं किया जा सकता। अब ये बेसिक फीचर्स क्या हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बेसिक फीचर्स है वो समय समय पर हम खुद ही बताते रहेंगे। जैसे यहाँ पे जो आपने प्रेम्बल के आगे जो वर्ड्स पढ़े वो लगभग लगभग सारे बेसिक फीचर्स हैं। जैसे कि सॉवरन कंट्री होगा, सेकुलर कंट्री होगा, या फिर रिपब्लिक होगा, ये सारे जो फीचर्स हैं वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक फीचर्स हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बेसिक फीचर्स जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग अलग जजमेंट में बताता रहता है। द प्रेम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार। प्रेम्बल को भी सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसके अंदर 3 न्यू वर्ड्स जो जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये आपका प्रेम्बल हो गया। इसके नोट्स आप बना सकते हैं जो कीवर्ड्स हैं, और ये जो दो मेन पॉइंट्स थे कि अमेंडेबिलिटी के ऊपर और प्रेम्बल पार्ट है या नहीं है, तो इसके ऊपर आप छोटे से नोट्स इसमें बना लें तो आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट जो यूनिट है, या कहें फर्स्ट जो हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके पहले दो छोटे टॉपिक और हैं। एक तो है आपका सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ हमने कहाँ से ली है, और दूसरा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल्स हैं उस स्केड्यूल्स में क्या क्या मेंशन किया हुआ है, वो दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे पार्ट 1 यानी कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर हम आ जाएंगे सिटीजनशिप पे, फिर फंडामेंटल राइट, डीपीएस पे, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे हम पार्ट्स करेंगे। एक बार एक आप स्लाइड में देख सकते हैं ये सारे हमारे पार्ट है। पार्ट 1 है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 हमारा सिटीजनशिप, टोटल हमारे 22 पार्ट्स हैं। पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि बाद में ऐड किया गया है। जिसके आगे भी आप कैपिटल ए देखें तो उसका मतलब है उसको बाद में ऐड किया गया है। पार्ट 5 हमारा यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 6 हमारा स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 7 है जो कि अब डिलीट कर दिया गया है, जिसके अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी के स्टेट्स है उसको रखा गया था। पार्ट ए है हमारा यूनियन टेरिटरीज का, पार्ट 9 है पंचायत, पार्ट 9 ए, अब यहाँ पे देखेंगे कैपिटल लेटर आ रहा है तो इसको बाद में ऐड किया गया जो हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ का। 9 बी हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पार्ट 10 हमारा शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, पार्ट 11 हमारा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, पार्ट 12 है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, पार्ट 13 है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पार्ट 14 है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। इसके अलावा पार्ट 14 ए हमारा ट्राइब्यूनल का, पार्ट 15 हमारा इलेक्शन, पार्ट 16 है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, पार्ट 18 है हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्ट 19 मिसलेनियस, पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 21 है टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, पार्ट 22 है हमारा शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया पार्ट 7 जो है वो पहले डिलीट कर दिया गया सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसके अलावा पार्ट 4 ए और पार्ट 14 ए, ये दोनों जो पार्ट हैं वो 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं, और पार्ट 9 ए जो हमारा 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। इसके अलावा पार्ट 9 बी जो है वो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे टोटल पार्ट्स हैं बेसिक, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जो सोर्सेज है और जो शेड्यूल है उसको कवर करेंगे, फिर उसकी अगली क्लास से हम जो फर्स्ट पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी उसको स्टार्ट
कर देंगे। कोई और आपकी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।